बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज जो है जिस तरह से हमने वर्क पावर एनर्जी को स्टार्ट किया था, ठीक है। सो उसमें जो है हमने काफ़ी डिटेल में वर्क की डेफिनेशन, ठीक है, और वर्क की जो है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो वर्क क्या होता है, बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सो बेटे आज जो है हम अपने टॉपिक जो कवर करेंगे इस लेक्चर में वर्क फॉर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बेटे वर्क जो होता है ना फॉर कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। जो वर्क डन होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है वो इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ होता है, एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज को देखेंगे। तो बेटे स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दी टुडे टॉपिक। सो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्क्स अगर मैं आपको बताऊं तो बेटे ये किसकी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की मैग्नीट्यूड की बेस पे मैं आपको ये टाइप्स ऑफ वर्क बता रही हूँ, ठीक है। सो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि बेटे आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किस तरह से होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किस तरह से होता है। तो बेटे टाइप्स ऑफ वर्क्स डिवाइड किया हमने, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। और जिस तरह से मैंने बताया कि जो टाइप्स ऑफ वर्क है किसकी बेस पे है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बेस पे, ठीक है। मीन अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है, ठीक है, एक फिक्स मैग्नीट्यूड है तो आप उसको फोर्स का अगर एक फिक्स मैग्नीट्यूड है तो आप कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। लेकिन अगर वो फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो चेंज हो रहा है तो फिर वो वेरिएबल फोर्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दो टाइप है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जिसमें मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का कांस्टेंट रहता है, जबकि वेरिएबल फोर्स में जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही थी तो बाद में 40 न्यूटन हो गई, जबकि इसमें थ्रू आउट जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। लाइक 20 न्यूटन है तो वो 20 न्यूटन ही रहेगा, 40 है तो 40 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से। अच्छा बेटे तो अब इंडिविजुअल बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम अगर देख लें कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, तो बेटे जिस तरह से मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि वर्क डन का फार्मूला क्या बताया था, एफ इंटू डी, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये वाला फार्मूला जो है ना ये बेसिकली कांस्टेंट फोर्स के लिए यूज़ होता है। मतलब ये जो फार्मूला है जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में, अब ये फार्मूला अगर मैं समझाने बैठ गई तो लेंदी हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। सो ये वही फार्मूला है जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बेटे ये जो फार्मूला था ना ये किसके लिए था, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था, ठीक है। जब भी कांस्टेंट फोर्स की बात आए, मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो रहा हो तो देन ये फार्मूला जो है एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो ये बात आपने याद रख ली। और कांस्टेंट फोर्स क्या, जब मैग्नीट्यूड फोर्स की कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा बेटे तो ये फार्मूला आपको पता चल गया। अच्छा अब इसमें किस तरह से, अब आप बोलें कि मैम इस तरह ये फार्मूला अच्छा जो आपने पढ़ाया था तो इसका मतलब इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो एक कांस्टेंट थी, ठीक है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम किस तरह से फोर्स कांस्टेंट होगी। तो मैंने जिस तरह से आपको लास्ट टाइम ग्राफ बताया था, ठीक है, एक्स एक्स पे हमने डी लिया था, वाई एक्स पे हमने एफ लिया था, ठीक है। और इसका जो एरिया था, ठीक है, वो हम कह रहे थे कि इसका एरिया क्या है, वर्क डन के बराबर है, ठीक है, मीन वर्क के बराबर है, ठीक है, एरिया। तो बेटे वर्क के बराबर है मीन एफ इंटू डी, एफ डॉट डी, ठीक है। अच्छा बेटे तो यहाँ पे जो है ना इस ये जो वर्क डन कवर हुआ है इस एरिया में, तो बेटे यहाँ पे जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट है। अब आपको किस तरह से समझ आ रही है कि फोर्स कांस्टेंट है, जल्दी से बताएं मुझे। देखें ये आपने कहा कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो आप खुद देखें अगर फोर्स की यहाँ पे वैल्यू जो है, यहाँ पे वैल्यू 40 है, तो आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट जो है वर्क डन 40 ही रह रही है, जबकि नीचे जो है वो 10, 20, 30, 40 नीचे डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स जो है वो कांस्टेंट ही है। तो अब आपको समझ आई कि किस तरह से मैं कह रही थी कि फोर्स इसमें कांस्टेंट रहेगी बेटे। अब आपको समझ आ गई कि अच्छा मैम अब हम समझ गए, जिस तरह से आपने लास्ट टाइम में ग्राफ बताया था तो उससे ही हमने आइडिया ले लेना चाहिए था कि बेटे वो कांस्टेंट फोर्स वहाँ पे बात की जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी वैल्यू आप 40 एज्यूम कर लें, ठीक है, यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है और 40 पे ये बिल्कुल सीधी लाइन है, मतलब फोर्स क्या है, थ्रू आउट वर्क डन कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहा है, यहाँ पे कुछ और 10 था, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एरिया है, जो एरिया है जो कि वर्क के बराबर है, तो इसमें आपने क्या देखा कि वर्क में हमने जो एफ इंटू डी देखा तो उसमें एफ कांस्टेंट है, जिस तरह से मैम दीना ने हमें बताया और प्रूव भी करके दिखा दिया मैंने। अच्छा बेटे तो अब जो है जिस तरह से अगर ये यहाँ पे पूरा
एरिया था, अगर इस तरह से एरिया आपको दे दिया जाए तो वो सारी बातें मैं कर चुकी, तो ये तब हाफ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हाफ हो गया है ना, तो आपने हाफ एफ इंटू डी लगाना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली हमने बात करनी है, अच्छा ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से, वैसे बेटे अगर मैं आपको बताऊं, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप 10 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो अलग होगी, और जो आप दूसरा ऑब्जेक्ट जो 40 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं ना, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो अलग होगी। एक तो आपने एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पे लेके गए, दूसरे को आप 20 मीटर पे लेके गए, तो दोनों ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का फर्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10 मीटर पे जो लग रही होगी वो डिफरेंट होगी जो 20 मीटर पे लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है 10 मीटर वाली तो करीब होगी बनिस्बत किसके, 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर हाइट तो ज़्यादा है ना 10 मीटर, तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिफरेंट होती है। तो इस वजह से जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है, उसमें एग्जाम्पल आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। उसके बाद आता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अगर आप देखें तो ये एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये दूसरा चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन दोनों में डिस्टेंस इतना है, ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस इतना है, ठीक है, ये आर है, अब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक फोर्स के साथ करेंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके डिस्टेंस को कम कर दूं, मीन अगर मैं आर को कम कर दूं, तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो देखा होगा, एफ जी, वो तो मासेस का था, ठीक है, लेकिन Q1 Q2 का भी था। अच्छा, अब ये अगर मैं आपने ये वाला रिलेशन तो देखा होगा कि जो फोर्स का रिलेशन है रेडियस के साथ वो क्या है, इनवर्स है, ठीक है, और स्क्वायर का है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। तो बेटे जब आप डिस्टेंस कम करेंगे ना, तो आपकी फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन अगर मैंने ये डिस्टेंस कम कर दिया तो इनके दरमियान जो रिपल्जन फोर्स जो पहले लग रही थी, उसके बाद जब डिस्टेंस को मैं कम करूंगी, रेडियस को मैं कम करूंगी, तो वो जो रिपल्जन फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अब इन चार्जेस को करीब ले आई, ठीक है, तो अब ये और ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फोर्स पहले कम लग रही थी जब डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन जैसे कि हमने रेडियस को कम किया तो फोर्स, मीन डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल फोर्स आप देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये वेरिएबल फोर्स देखी, इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी मासेस की, ठीक है। और सेम जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि एक ऑब्जेक्ट को जो है 10 मीटर पे लेके गए और दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो 20 मीटर पे लेके गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी ना एफ जी, वो इस बॉडी पे, इस मास 1 पे अलग लग रही होगी, और इस मास 2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग लग रही होगी। और जो क्यों अलग लग रही होगी, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है फोर्स। अगर मैं आपको फार्मूला दिखाऊं तो एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का रिलेशन, ठीक है, मीन आर रेडियस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी। अब देख रहे हैं 10 मीटर पे जो है और ये 20 मीटर है, किसका रेडियस के लिए, रेडियस मीन डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो किसका डिस्टेंस कम है, तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस 10 मीटर पे कम है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ज़्यादा लग रही होगी। जबकि आप 20 मीटर की जब आप देखेंगे 20 मीटर है, मीन 10 मीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कम लगेगी, कि वो फासला ज़्यादा हो गया। इस तरह से आप वेरिएबल फोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की दोबारा से एग्जाम्पल बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने चार्जेस की एग्जाम्पल बता दी आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी वो जो एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है और इससे ये मास अटैच है, ठीक है, एम। अब आप क्या कर रहे हैं, ये पहले एक्स पोजीशन पे था 0, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, लेकिन कुछ आपने क्या किया, आपने इसको छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। आपने क्या कर दिया, ये पहले अपनी एक्स पोजीशन पे था, लेकिन आपने इसको खींच के यहाँ पे ले आया, ठीक है, मीन आपने क्या कर दिया, एक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक्स पहले 0 था, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, लेकिन अब उसकी कुछ ना कोई वैल्यू हो, क्योंकि आपने उसको ओरिजिनल पोजीशन से खींच लिया। जब आप
एक्स बढ़ाएंगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगी। और ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगी कि F इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। एक्स बढ़ेगा, ठीक है, स्प्रिंग डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगी, ठीक है। सो बेटे ये सारी वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम अपने कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो बेटे कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो वर्क डन होता है ना, कोई भी क्लोज पाथ है, ठीक है, उसमें जो वर्क डन होगा ना वो इक्वल होगा किसके, जीरो के। किसकी बात कर रही हूँ, कंजर्वेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है। और वर्क डन क्या होगा, इज इंडिपेंडेंट होगा, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में आपने क्या देखा कि वर्क डन जो था वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है, पाथ के, और वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपने क्या देखा कि वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, उसमें आपने देखा कि नॉन कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होता है ना वो डिपेंड करता है पाथ पे, जबकि कंजर्वेटिव में क्या है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपने क्या देखा कि वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। एक तो पाथ का डिफरेंस आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंडेंट ऑन पाथ है। दूसरा आ जाता है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कि वर्क डन जो है इज अ क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ है बिल्कुल सर्कुलर ना, तो वहां पे वर्क डन जीरो के बराबर है कंजर्वेटिव फोर्स में। लेकिन वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉन जीरो, वो किस में होता है, वो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो है क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। एक ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, आ जाते हैं, ठीक है, सो इसको याद रख लीजिएगा। अच्छा, जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि किस तरह से जो है कंजर्वेटिव फोर्स में जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और किस तरह से क्लोज पाथ में जो है वर्क डन वो इक्वल टू जीरो होता है, तो बेटे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये आपको दिख रही है एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है। अब इसको मैं सीधा भी गिरा सकती हूँ, इसको ये इस तरह से भी गिर सकता है, ये इस तरह से टहल के भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो हर उसमें जो है ये एक फिक्स हाइट से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो हर उसमें जो इसका वेट होगा, ठीक है, वो क्या किसके बराबर होगा, mgh के, ठीक है। भले वो सीधा गिर रहा हो, भले वो टेढ़ा गिर रहा हो, भले वो इस तरह से रोल करते हुए नीचे आ रहा हो, ठीक, क्यों हर उसमें उसका जो है वो mgh ही होगा। वर्क डन जो है वो हर पाथ में mgh होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप खुद देख रहे हैं, बिकॉज इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरा देखा कि एक बॉडी है, ठीक है, ए पे थी, बी पे गई, अब ये इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी जिस रास्ते से भी जाएगी इसका जो वेट नहीं, वर्क डन होगा वो mgh के बराबर होगा। वर्क डन क्या होगा, mgh के ही बराबर होगा। शायद मैं इसको पहले वेट कह रही थी,